समूह में रहना शुरू किया है, उसने दो बहुत सबसे खूबसूरत जो इजाद की है, वो व्यक्तिगत स्तर पर उसने परिवार बनाया। इससे खूबसूरत बढ़िया चीज कोई नहीं है। और दूसरा, सामाजिक स्तर पे उसने जो सबसे बढ़िया चीजों का इजाद किया है, आविष्कार किया है, वो है लोकतंत्र। दोनों ही मामले में सबकी भावना का ख्याल रखा जाता है, सामूहिक रूप से सबका प्रोग्रेस होता है। बहुत सारे, अगर हम एक एक पे जाएं तो लंबी चर्चा हो जाएगी। लेकिन परिवार और लोकतंत्र, इस दोनों का जो मूल भाव है वो है उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी। जो परिवार का प्रमुख होगा वो केवल एक ताकत का प्रतिनिधि नहीं होगा कि मैं सबसे बड़ा हूं या सबसे बढ़िया हूं या सबसे शक्तिशाली हूं, नहीं। इसका मतलब है कि उसका उत्तरदायित्व परिवार के लिए सबसे ज्यादा है। लोकतंत्र की बात करें तो हम जानते हैं कि लोकतंत्र में सबसे शानदार जो शासन प्रणाली है वो लोकतंत्र ही है, और संसदीय प्रणाली है, चाहे जिस रूप में हो, चाहे वो अमेरिका की ले लीजिए या जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ले लीजिए। लेकिन इसमें जो प्रमुख होता है वो चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे हमारे संसदीय प्रणाली का हो, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, ये इसका मूल मंत्र है। अगर ये आप नहीं निभा सकते तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं गलत हैं। परिवार में भी देखिए, आप वही व्यक्ति जिम्मेदारी से भागता है जो कहीं ना कहीं या तो कमजोर होता है या वो आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता। ऐसे ही लोकतंत्र में वो आदमी भागेगा जवाब देने से जो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। आज जो प्रधानमंत्री जिस स्थिति पे आ गए हैं, ये पिछले कुछ 9 सालों में उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया है। उनके पास डिलीवर करने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे आज उन्होंने, देखिए, अभी तक वो नेहरू को लगातार कोसते रहे हैं, उनकी पूरी पूरी आइडियोलॉजी कोसती रही है। आज उन्होंने नेहरू के बहुत महान व्यक्तित्व की बात की। उस महान व्यक्तित्व उनको याद कैसे आई? इसके पहले तो कभी उन्होंने महान व्यक्तित्व नहीं कहा। हाँ, कभी कभी उनके जयंती और पुण्यतिथि पे कभी ट्वीट वगैरह कर दिया करते, तो वो एक अलग बात है। लेकिन उनके पूरी की पूरी आइडियोलॉजी में नेहरू का विरोध तो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। अब उन्होंने बड़ी विसंगतिपूर्ण जो बात कही, जिसको मैं देखता हूं, उन्होंने कहा कि हम आजाद भारत के सपने को आगे ले जाएंगे, भारत पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। तो आजाद भारत का सपना क्या था? आजाद भारत का सपना सबसे पहले तो गांधी और नेहरू ने ही मिलकर रचा था। उन्होंने कांग्रेस को केवल एक सुधारवादी छोटी मोटी संस्था से निकालकर पूर्ण स्वराज का, वो आजादी का जो सपना दिखाया। और वो आजादी केवल इसलिए नहीं थी कि हम किसी विदेशी मुल्क से आजाद हो जाएं, किसी उपनिवेश का हिस्सा न बनकर हम एक संप्रभु राज्य बने। उनका आजादी का सपना था कि हर किसी को रोटी मिले, हर किसी को रोजगार मिले। इसी के लिए उन्होंने सारे के सारे आर्थिक कार्यक्रम चलाए, सारे भावनात्मक मुद्दों को उन्होंने किनारे रख दिया। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में बहुत सारे लोग जो थे उनके भी कुछ भावनात्मक इश्यूज थे, लेकिन उन्होंने उसको दफ्न किया और सारी की सारी कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ी। तो अब आजाद भारत का सपना क्या था? आजाद भारत का सपना था कि हम एक खुशहाल राष्ट्र बनाएंगे, जहां हर कोई मिलकर तरक्की कर सके, यहाँ वैज्ञानिक प्रगति होनी चाहिए, यहाँ तकनीकी प्रगति होनी चाहिए। इसीलिए ना उन्होंने भाखड़ा नंगल डैम बनाया, इसीलिए उन्होंने बहुत सारी ऑयल कंपनीज खोली, भिलाई स्टील प्लांट बनाया, बोकारो में प्लांट बनाया, दुर्गापुर में प्लांट डाले, एल्यूमिनियम की कंपनियां डाली, कोयले के नए तरीके से खनन शुरू हुआ। और अब आप अगर कहते हैं कि आजाद भारत का सपना क्या है, तो उस आजाद भारत के सपने में आप कभी थे ही कहां, आप कभी उसमें शामिल नहीं हुए। और जब आपके हाथ में सत्ता आई तो आप जो आजाद भारत का सपना देख रहे हैं, वो आजाद भारत का सपना भारत के मूल सपने से बिल्कुल अलग है। उसमें कहीं भी आपके आर्थिक कार्यक्रम नहीं है। आप सारी की सारी आर्थिक शक्ति जो है अपने मित्रों के बीच रखना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो अभी टंडन जी ने बहुत अच्छा बताया कि बहुत सारी चीजें जो है 2014 के बाद शुरू हुई, जो लिंचिंग है, क्या ये आपका सपना था? क्या लव जिहाद आपका सपना था? क्या दलितों को जलाकर मार देना और उनके बलात्कार करना, क्या ये आजाद भारत का सपना था? उनको स्पष्ट करना चाहिए कि अगर आपका भारत का सपना यही है या नेहरू और गांधी का बनाया सपना है, वो स्पष्ट करें। दूसरी बात, उन्होंने, आप देखिए, अभी राज्यसभा की कल की प्रोसीडिंग पे मैं जा रहा हूं, जिसमें मनोज कुमार झा का भाषण था। वो बार बार कह रहे थे कि भाई राष्ट्रपति के अभिभाषण में बार बार जो है 2014 क्यों आता है, 2014 के पहले की बात होती है, तो एक तरह से डेडलाइन क्यों की है? आश्चर्य की बात देखिए कि सभापति महोदय ने, जगदीप धनखड़ जी ने खड़े होकर बताया कि 2014 को इसलिए कहा जाता है बार बार क्योंकि 89 से मैं खुद, मतलब जगदीप धनखड़ जी, मैं खुद पहली बार राजनीति में आया, तब से लेके 2014 में पहली बार स्थिर सरकार बनी। मतलब इस तरीके से लोकतंत्र जो है और सभापति जो है इस तरीके से एकांगी होकर काम करेंगे, ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो ये जो है आज जो दुर्दशा दिख रही है, वो दुर्दशा जो है लोकतंत्र की, हमने कभी कल्पना नहीं थी कि एक व्यक्ति इस तरीके से उत्तरदायित्व, पूर्णतः जिम्मेदारी से मुक्त होकर और इस तरीके से अनर्गल बातें कर रहा है।
आज उन्होंने कहा कि भाई नेहरू का नाम क्यों नहीं अपने साथ लगाते। अरे भाई वो अपने पिता की तरफ का नाम लगा रहे हैं जो कि सामान्य व्यवस्था है। दूसरा, उनका अपना अधिकार है कि किसका किसका सरनेम लगाएं। आप जब गुजरात जाते हैं बार बार तो कभी किसी ने यह सवाल नहीं किया कि आप हमेशा अपनी मां से ही क्यों मिला करते थे, बाकी लोग कहां थे। अब मतलब उनकी उनकी मां को राजनीति में अक्सर वो घसीटा करते थे। अब हम अगले समय देखते हैं कि परिवार के किस सदस्य से मिलने जाएंगे वो अगले साल। हमने तो कभी उन्हें दूसरे लोगों से मिलते नहीं देखा, लेकिन हमने कभी सवाल नहीं उठाया। ये उनकी व्यक्तिगत चॉइस है, हम उसका सम्मान करते हैं। उनका मां के साथ प्रेम बहुत अच्छी बात है। तो राहुल गांधी किसका सरनेम लगाते हैं किसका नहीं लगाते, ये उनका अपना मामला है। आप संसद में खड़े होकर इतनी निम्न स्तरीय बात अगर करेंगे तो देश में जो लोग इस चीजों को देख रहे हैं वो क्या संदेश मिलेगा। दूसरी बात, उनके बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, उस बॉडी लैंग्वेज को आप अगर डब कर दें तो आपको लगेगा कि जैसे कोई ललकार रहा है लगातार। उसमें आप जो चाहे दक्षिण भारत के जो स्टंट मूवीज के जो आप डायलॉग चाहे तो भर सकते हैं। देखिए उनके हाथ जिस अंदाज में खड़े हैं, आ जाओ निपट लो मेरे से एक साथ। मैं यहां बैठे बैठे उनके डबिंग कर सकता हूं राजीव जी, उनकी भाषण में। आप चलिए बाहर निकलिए, मैं वहां बताता हूं आपको। है कोई, देखिए अगर आप 2 मिनट भी देंगे, कोई भी एक सामान्य सा डबिंग कलाकार जो है इस पर इतनी अच्छी इसको डॉक्टर कर सकता है जो इस समय चल भी रहा है। आईटी सेल यही काम कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री को, मुझे तो जिस समय आज वो भाषण दे रहे थे तो मुझे एक गायक याद आ रहा था, सिद्धे मूसेवाला। वो ताल ठोक ठोक के गाने गाता था। तो मैं तो डर रहा था कि जो अगला स्टेज है कहीं मोदी जी का वहां तक मत पहुंच जाए। वो देखिए उनके उनके बॉडी लैंग्वेज, आज मुझे वाकई बड़ी शर्म आ रही है कि क्या ये वही व्यक्ति था जब पहली बार प्रधानमंत्री बना तो इसने लोकसभा की संसद की सीढ़ियों को चूमा था, मत्था लगाया था। मेरे मन में भी एक आशा जगी थी कि जिस विचार को लेकर व्यक्ति जा रहा है संसद के अंदर, एक समावेशी संस्कृति की रचना करेगा, लोकतंत्र को बढ़ावा देगा। लेकिन ये आप ये मत समझिए कि ये क्लाइमेक्स है। क्लाइमेक्स इसके ऊपर कहीं भी जा सकता है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की कल्पनाशीलता जो है वो बहुत ऊंची है, उसको बहुत हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अभी और कुछ सत्र और 2024 के पहले आप देखेंगे तो ये लगातार बढ़ेगा। उसके 2 कारण है मुख्य रूप से। उनका फ्रस्ट्रेशन ये है कि कोई डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, अडानी के साथ उनके रिश्तों का जिस तरीके से खुलासा हुआ है, सारी दुनिया को तो वो रोक नहीं सकते, न वो हिंडनबर्ग को रोक सके, न वो बीबीसी की रिपोर्ट को रोक सके। तो जो वो रोक सकते हैं वो लोकसभा के अंदर उनकी जो है वो चलती है, जहां उसके पीछे 300 लोग हैं। अंतिम बात मैं केवल यही कहूंगा कि उनकी इस बॉडी लैंग्वेज को, उनकी भाषा पे जो लोग खुश हो रहे हैं, जो लोग तालियां बजा रहे हैं, लिख के लीजिए, कुछ समय के बाद कोई भी अमर नहीं है, कोई नश्वर नहीं है, कोई ताकत लगातार नहीं बनी रहती। सरकारें आती हैं जाती हैं, उस समय जो लोग आज उनकी बात पर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, भविष्य के वे मोगाम्बो कहलाएंगे राजीव जी। जी, आज कि मोगाम्बो खुश हो रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे मार रहे हैं दीपक जी, और डबिंग आपने अच्छी की। प्रेरणा 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 मेरी जो प्रेरणा है वो एक फायदा तो आपको नजर आ रहा है, वो मैं देख रहा हूँ। मुंबई में आपने